अम, दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। हमेशा की तरह बात शुरू करने के पहले आपसे वही पुरानी गुजारिश कर लूं, निवेदन कर लूं, अपील कर लूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो घंटी की आकृति का बटन है इसमें उसको दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना न भूलें। कल जो है, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था, इसलिए क्योंकि जो पचनत क्षेत्र के डकैत है, जो चंबल पचनत क्षेत्र है, वहां पर डकैत समस्या की एक जमाने में बहुत ज्यादा चर्चा होती रही और उसमें जो अभी तक की इस इलाके की जो सबसे बड़ी और सबसे खूंखार महिला डकैत मानी गई फूलन देवी, उनके द्वारा किए गए बहुचर्चित बेहमई कांड का कल फैसला सुनाया गया। 14 फरवरी 1981 को ये कांड घटित हुआ था जिसमें 20 लोग मारे गए थे और ये जो है, ये संयोग ये है कि फैसला भी कल 14 फरवरी को ही आया और तब तक इस केस के जो गवाहन थे, वादी था, वो सब की मौत हो चुकी थी। अधिकांश जो आरोपी थे वो भी, उनकी भी मृत्यु हुई थी। यहाँ तक कि 2020 में इसकी केस डायरी भी गायब हो गई थी। अब इसमें एक जो 67 वर्ष का जिसकी उम्र हो गई, एक आरोपित कोठी वाला और औरैया का रहने वाला है, वो उसको जो है आजीवन कारावास की इसमें सजा सुनाई गई, श्याम बाबू नाम का, और एक अन्य आरोपित को बरी कर दिया गया। खैर, ये तो हो गई उस फैसले से जुड़ी हुई बातें। अभी ताजा जो उसका घटनाक्रम का जो की ताजा कड़ी है उसके बारे में। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं फूलन देवी और बेहमई कांड को लेकर कुछ कई अछूते प्रसंगों के विषय। मैं फूलन देवी के आत्मसमर्पण का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एमजीएस डिग्री कॉलेज में ये समर्पण हुआ था 13 फरवरी 1983 को। और ये एमजीएस इस डिग्री कॉलेज में मेरी भी पढ़ाई हुई है, तो चप्पा चप्पा मेरा परिचित था। इसके पहले 1982 में 17 जून 1982 को उस समय के चंबल इलाके के सबसे बड़े डकैत जो मलखान सिंह था, मलखान सिंह भी जिंदा है वो, तो मलखान सिंह की का आत्मस्मरण उस समय कराया गया था और 17 जून 1982 को। और उसके बाद में एक धुन जैसी सवार हो गई थी क्योंकि उससे बड़ा चर्चा का विषय बन गए थे। जो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनको उससे बड़ा शोहरत मिली थी। ये माना गया था कि बड़े करिश्माई मुख्यमंत्री हैं जो चंबल के अपने दुर्दांत और खूंखार डकैतों का हृदय परिवर्तन जो है वो करा के और उनको जो है आत्मसमर्पण के रास्ते पर लाए, वो कानून के सामने सरेंडर कर रहे। हालांकि सरेंडर किसका था, हम लोग उस समय ये लिखा करते थे, सरकार सरेंडर कर रही थी या वो सरेंडर कर रहा था या डकैत सरेंडर कर रहे। मलखान सिंह का भी जब समर्पण हुआ तो एक तरह से सरकार का समर्पण वो दिखाई दे रहा था। बहुत ही तामझाम के साथ में हीरो की तरह मलखान सिंह आए थे और उन्होंने जो हथियार सौंपे थे अर्जुन सिंह के की तरह। और अर्जुन सिंह ने सोचा कि वो फूलन देवी का भी अब समर्पण क्यों ना कराया जाए। जो उस समय भिंड के एसपी थे राजेंद्र चतुर्वेदी, उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो राजेंद्र चतुर्वेदी की साख विभाग में इतनी ज्यादा खराब थी कि उनके लिख दिया गया था कि इनको किसी जिले का की कमान न सौंपी जाए इस आईपीएस अधिकारी को। तो वो इसलिए वो जो है एसपीएडी, एंटी डकैती जो कहलाता है, कागजी एक बाबू की तरह की पोस्ट होती है, तो वो उस सजा के तौर पर उसके ग्वालियर में बने हुए थे। उन्हीं दिनों नक्सली मूवमेंट पर किताब लिखकर चर्चित हुए 3 पत्रकार वहां पर आए, जिनमें मुझे कुछ नाम ध्यान है, कल्याण मुखर्जी, प्रशांत पंड्या, एक और उनके साथी थे। ये 3 लोग आए और कल्याण मुखर्जी चूंकि बंगाली थे और राजेंद्र चतुर्वेदी, वो उनकी पत्नी दीपा चतुर्वेदी भी दीपा मुखर्जी थी और उनका प्रेम भी हुआ होता तो भी बंगाली थी। तो जब वो डकैतों के बारे में विवरण इकट्ठा करने के सिलसिले में राजेंद्र चतुर्वेदी से एसपी एडी होने के नाते मिले तो उनकी भेंट दीपा चतुर्वेदी से भी हो गई।
और दीपा चतुर्वेदी ने, दोनों बंगाली थे तो उनके उनमें थोड़ा साल एक रिश्ता भी बना, एक लगाव भी पैदा हुआ। और उस समय उन्होंने आग्रह ये किया दीपा चतुर्वेदी ने कि एसपी साहब को किसी तरह से, मतलब राजेंद्र चतुर्वेदी को, उनके पति को किसी तरीके से इससे सजा से उबारो, उन्हें कोई जिला दिला दिलवाओ। तो वो चंबल में जब भटक रहे थे, डकैतों का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार भी करना चाहते थे ये पत्रकार, तो इनका किसी तरीके से मलखान सिंह से इनकी भेंट हो गई। और मलखान सिंह से इन्होंने कहा कि आपका गिरोह भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चंबल में भले ही आप एक राजा की तरह इस समय आपकी बादशाह चल रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपको बड़ा खतरा रहता है, कभी भी पुलिस के हाथों मारे जाने का खतरा रहता है। और इसलिए क्या ना हो, क्या ना अच्छा हो कि आप कुछ बहुत अच्छी शर्तों पर सरेंडर कर जाए, उसके बदले में आपके परिवार के लोगों को नौकरी भी मिल जाए, आपको जो है वो कुछ जमीन वमीन भी मिल जाए और आपको सम्मान भी मिलने लगे। तो खुद जो मलखान सिंह है वो भी ऊब चुके थे। और उस समय भिंड के एसपी थे विजय रमन। विजय रमन का एक बार उनका आमना सामना हो गया था, उसमें गोलियां चली थी। हालांकि मलखान सिंह के पास, उसमें मलखान सिंह पहले डकैत थे जिनके पास में, चंबल में, जिनके पास सेमी ऑटोमेटिक गन आ गई थी, SLR। तो इसके बावजूद भी मलखान सिंह उस मुठभेड़ से भयभीत हो गए थे। तो वो चाहने लगे थे कि मैं अन्य डकैतों की तरह बेमौत मारा जाऊं, इससे बेहतर है कि कोई समर्पण का अगर रास्ता निकल आए। तो उनकी शर्त पहली यही थी कि उनका इतनी दूर ट्रांसफर किया जाए, विजय रमन का, जो भिंड के एसपी थे। तो बोले मैं तैयार हो सकता हूँ समर्पण के लिए। और क्या, वो फिर विजय रमन का ट्रांसफर हुआ, रायपुर भेजा गया उनको, जो भिंड से एक तरफ तो जो है मध्य प्रदेश के नक्शे पे उस समय वो छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था मध्य प्रदेश से। सबसे ऊपर अगर वो था भिंड था, तो लगभग सबसे नीचे रायपुर था। इतनी दूर भेजा गया, तो 3 दिन के पहले वो आ भी नहीं सकते थे। इतने मलखान सिंह विजय रमन से भयभीत थे। विजय रमन हाल ही में इस दुनिया में नहीं रहे, कैंसर से उनका निधन हो चुका। बहरहाल मलखान सिंह का बड़ी सफलतापूर्वक समर्पण हुआ। मलखान सिंह की रॉबिन टाइप की छवि भी थी। तो पुलिस और कानून भले कुछ भी कहता रहे मलखान सिंह के बारे में, लेकिन लोगों को मलखान सिंह का समर्पण कुल मिला के अच्छा ही लगा। अब जो है मलखान सिंह के समर्पण के बाद में अब राजेंद्र चतुर्वेदी के पास में एक फ्रेंच टेलीविजन कंपनी के माध्यम से एक प्रस्ताव आया कि वो एक बहुत अच्छा खासा रुपए देंगे अगर आप फूलन देवी का लाइव शूट कराएं। तो अब फूलन देवी से लाइव शूट कराने के लिए, वो जंगल में है, तो फूलन देवी तो बहुत ही विचित्र किस्म की डकैत मानी जा रही थी, बहुत ही खूंखार किस्म की। फूलन देवी को समझाना आसान काम नहीं था। लाइव टेलीकास्ट की उनसे इस तरीके से तो बात की नहीं जा सकती थी। उनके सामने भी समर्पण की ही पेशकश की जा सकती थी। उधर उस समय हम लोग पत्रकारिता भी कर रहे थे और सामाजिक आंदोलनों में भी सक्रिय थे। तो हम लोगों ने मलखान सिंह का जिस तरीके से ताम झाम करके और समर्पण कराया गया बड़ा समारोह पूर्वक, वो परंपरा हम लोगों को ठीक नहीं लगी। तो हम लोग विरोध कर रहे थे उसका, लिखकर भी विरोध कर रहे थे। और उसका जो है वो आंदोलन भी उसके खिलाफ चला रहे थे। तो जब हमें इस प्रकार ये कानाफूसी सुनने को मिली, ये सुगुगाट सुनने को मिली कि फूलन देवी के भी समर्पण के लिए अर्जुन सिंह की सरकार प्रयास कर रही, राजेंद्र चतुर्वेदी उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग जो है इससे बहुत ज्यादा नाराज थे। और हम लोगों ने कहा कि फूलन देवी तो मध्य प्रदेश में वांटेड ही नहीं है, उसके ऊपर इतनी सामूहिक हत्याओं के आरोप हैं और इतनी बदनाम डकैत को आप समर्पण कराया जाए उसका, और उसको भी वो आयोजित कराया जाए समारोह, ये तो ठीक नहीं है। तो पहले फूलन देवी का समर्पण भी कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर में हो जाने वाला था, लेकिन हम लोगों के विरोध के चलते ही इसी बीच में एक घटना और हो गई। एक पीस जोन बनाया गया था, मलखान सिंह के समर्पण के पहले से ही बनाया गया था। वहां डकैतों को एक सुविधा दी गई थी कि डकैत जो है वो भिंड को छोड़ के पड़ोसी जिले इटावा से, उधर राजस्थान के धौलपुर से, मुरैना से और जो है कानपुर से, वो
लोगों को अपहृत करके लाएं और अपहृत करने के बाद फिरौती वसूलें। तो पीस जोन रहेगा, उस पीस जोन में पुलिस उनको कोई परेशान करने के लिए पहुंचेगी नहीं, पुलिस से वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, वहीं वो अपने अपराधों को रखें और फिरौती वसूलें। तो फूलन तो मलखान सिंह के लोगों ने भी कुछ कई मामलों में फिरौती वसूली इसी तरीके से पुलिस के संरक्षण में। और फूलन देवी से वो मलखान सिंह के समर्पण के बीच कई छोट गिरोह लगातार समर्पण करते रहे, उन सबको ऐसी सुविधा प्राप्त थी। और एक बार तो एक अदालत ने टिप्पणी भी करती थी कि ये क्या तमाशा हो रहा है, और डकैत जो तथाकथित जिनका समर्पण भी होता है उनको डकैत की तरह न रखे और सरकारी मेहमान की तरह जेलों में रखा जा रहा, खुली जेलों में रखे जाते, उनको सारी सुख सुविधाएं, बहुत अच्छा खाना आना और जो कुछ भी चाहते वो सब कुछ उनको मिलता है। तो इस नाते जो है वो इसकी एक आलोचना में छपा हुआ था। तो हम लोग जब विरोध कर रहे थे, कुछ पुलिस अफसर भी इस परंपरा के विरोध में थे। उनमें एक चंबल लैंड के तत्कालीन डीआईजी थे एमडी शर्मा, वो भी विरोध में थे। हमने एमडी शर्मा को बताया कि यहाँ तो जो भिंड जिले का उमरी थाना क्षेत्र, यहाँ तो देखिए खुलेआम विचरण कर रहे हैं, और ये एसपी साहब ने वहां बना रखा है पीस जोन, तो ये पुलिस को कह रखा कि वहां जाए नहीं, और वो उसके पड़ोसी लोगों से अपहरण करके लाते और वहां रखते और फिरौती वसूल करते। तो उन्होंने कहा कि कोई इनामी डकैत अगर आपको पता चलता है तो हमें सूचना दी जाए। और एक उन्होंने अपना वहां एक एसओ अपना जो विश्वास पात्र था उसको नियुक्त कर, उस समय 10,000 रुपए का इनाम बहुत होता था, और 10,000 रुपए का इनामी डकैत जो मुस्तकीम जो मारा जा चुका था डकैत, उसका भाई था मुस्लिम, वो भी उसी समर्पण के इरादे से उसी पीस जोन में आके विचरण करने लगा। तो एक दिन वो एसओ की जो डीआई साहब ने नियुक्त किया था उसका आमना सामना हो गया उससे, मुस्लिम से। तो उसने देखा 10,000 रुपए का इनामी डकैत और बेखट के घूम रहा है, तो उसने जो उसको उस पर गोली चला दी, और उससे गोली चलाने से ये हुआ कि वो मरणासन होकर गिर पड़ा। और जैसे ही ये बात जिला मुख्यालय पे पहुंची, हड़कंप मच गया। राजेंद्र चतुर्वेदी जो एसएसपी थे वो दौड़े दौड़े आए, और उन्होंने जो है मुस्लिम को तत्काल ग्वालियर में जय रोग अस्पताल में पहुंचाया, खुद अपनी देख रेख में उसका इलाज शुरू किया। उधर जो है वो एसओ को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। 10,000 रुपए के इनामी डकैत का एनकाउंटर करने वाला एसओ सस्पेंड हो गया। देखिए कितनी विचित्र स्थिति। लेकिन इस घटना से फूलन देवी बहुत भड़की। उसने कहा कि नहीं, किसी भी राज्य की पुलिस हो, पुलिस एक जगह होती है, विश्वास करने के काबिल नहीं है, ये बहुत ही विश्वासघाती होती है। और जानबूझ के हम तो ये भरोसा करके आए थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हत्यारी है, वो हमें मारने के लिए ढूंढ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ऐसी नहीं है और ये डकैतों को समर्पण का मौका देती है। लेकिन यहाँ पे भी हमारे साथ फरे हुआ हमारे एक साथी को गोली मार दी गई, तो हम समर्पण नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने समर्पण, उसने फूलन देवी ने मना कर दिया, तो बहुत ही घबराए, बड़े विचलित हो गए राजेंद्र चतुर्वेदी जो एसपी साहब थे। और कहा यह जाता है कि उन्होंने अपना लड़का जो है जमानत के तौर पर फूलन देवी को सौंप दिया कि नहीं, ये घटना एक एसओ विशेष की बदमाशी की वजह से हो गई और आपको पूरा संरक्षण मिल जाएगा, और अगर आपके साथ में कोई आपको लगा कि दगा हो रहा है तो आप हमारे लड़के को मार देना। इस ढंग से उन्होंने लड़के को जमानत के तौर पर सौंपा, और उसको फूलन देवी को फिर बड़ी मुश्किल से फिर एक बार उसका विश्वास प्राप्त किया, उसको विश्वास में लिया। तो इस ढंग से फूलन देवी समर्पण के लिए तैयार हुई। तमाम सारी उसकी शर्तें थी। अब जब फूलन देवी समर्पण के लिए तैयार हो गई, तो उस फूलन देवी का एक दिन पहले एक भिंड में एक लाहौर पुलिस सर्किल है, लाहौर पुलिस सर्किल में ईंगुई एक गांव, वहाँ एक सिंचाई विभाग का डाक बंगला था, वहां पर मुलाकात की व्यवस्था दिल्ली से प्रेस बुलवाई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा शोहरत मिले। राजेंद्र चतुर्वेदी ने ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार हो समर्पण का, तो उसमें उन पत्रकारों की मुलाकात थी। उन्हीं उस दौरान एक और डकैत था, मलखान सिंह का रिश्तेदार था, वो भी वाला चर्चित डकैत था घनसा बाबा। वो भी, हालांकि वो फूलन देवी के गिरोह में शामिल नहीं था, लेकिन वो भी फूलन देवी के साथ समर्पण करने वाला था, तो वो भी ईंगुई डाक बंगले में मौजूद था। तो वहां पर ये हुआ कि दिल्ली में एक अंग्रेजी अखबार का प्रेस फोटोग्राफर था, उसने फूलन देवी का फोटो खींचा। तो फूलन देवी भड़क, क्योंकि फूलन देवी को तो
जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था तो फोटो खींचने के उसको पैसे दिलवाए जाते थे। राजेंद्र चतुर्वेदी का तो सौदा था ही, लेकिन फूलन देवी को भी पैसे मिलते थे। तो फूलन देवी के मन में ये बात आ चुकी थी कि मेरे फोटो खींचने की कीमत तो वो नहीं चाहती थी कि उसका फोटो खींचा जाए बिना उसको कीमत चुकाए। तो वो उस पत्रकार पर नाराज हुई और उसने उस पत्रकार को, उस फोटोग्राफर को चाटा भी मार दिया। जब चाटा मार दिया तो पत्रकारों ने बवाल काट दिया, और पत्रकारों के साथ जो एसएएफ थी, जो मध्य प्रदेश का आर्म फोर्स, वो भी हो गया। और घनसा बाबा भी ने भी फूलन देवी से कहना शुरू कर दिया कि तेरी वजह से हम लोग आज आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हुए, पुलिस हमारे पीछे पड़ गई थी, तूने बेहमी कांड कर दिया था और अब तू फिर लफड़ा करने वाली हो। और हम यहाँ पर समर्पण के लिए, जब हम लोग समर्पण के मुहाने पे खड़े हुए तभी हम लोग लगता कि मारे जाएंगे, तो तुझे ही हम पहले मारे डाले। राजेंद्र चतुर्वेदी ये दृश्य देख के दौड़े दौड़े आए, उन्होंने हाथ पैर जोड़े, घनसा बाबा के, फूलन देवी के हाथ पैर जोड़े, पत्रकारों के हाथ पैर जोड़े, ऐसे अब बालों को किसी तरह मनाया। रात भर ये ड्रामा होता रहा, तब कहीं वो जो सुबह समर्पण हुआ। अब समर्पण के समय पे हम लोग पर्चे समर्पण के खिलाफ हम लोगों ने बांटे थे, और हम लोग और ये लोग भी सहमत थे कि जिसके ऊपर इतना जघन्य सामूहिक नरसंहार कांड करने का अंजाम हो, और जिसका मध्य प्रदेश पुलिस से कोई लेना देना ना हो, तो मध्य प्रदेश सरकार से कोई लेना देना हो, जबकि वो यहाँ वांटेड है ही नहीं। और कोई बड़ा अपराध करने वाला व्यक्ति वो किसी ऐसे थाने पे, किसी ऐसे जिले में पहुंच जाए जहां वो वांटेड नहीं है, और वहां उसे मामूली धाराओं में गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसे संदिग्ध माना जाता है, वहां पे कार्रवाई हो जाती है ऐसे में पुलिस प्रशासन पे। लेकिन यहाँ तो सरकार ही खुद ये काम कर रही है, संदिग्ध काम क्यों कर रही है? तो सरकार की नीयत में खोट है। तो इसलिए लोग, पहली बार चंबल के इतिहास में ऐसा हो रहा था, वरना वहां पर डकैत बागी कहे जाते थे उस समय था, और बागियों के प्रति लोगों की सहानुभूति रहती थी। यहाँ तक कि मलखान सिंह के समर्पण में भी मलखान सिंह के प्रति मैं बता ही चुका हूँ कि सहानुभूति थी, हीरो की तरह उसका समर्पण हुआ था। लेकिन इस बार उल्टा हो गया। फूलन देवी से लोग इतना ज्यादा नाराज थे, फूलन देवी के कारण लोग इतने गुस्से में आ गए कि फूलन देवी के समर्पण के समय भीषण पत्थरबाजी हुई। और एक वहां पर एक जो है छात्र संघ के वही एमजीएस डिग्री कॉलेज के छात्र संघ के एक पूर्व अध्यक्ष थे भूपत सिंह जादौन, और वो जो है उस समय पे समाजवादी युवजन सभा में शामिल हो चुके थे। उन्होंने जो है वो माइक उनका अर्जुन सिंह का, जब अर्जुन सिंह संबोधन के लिए खड़े हुए फूलन देवी के समर्पण के बाद, छीन लिया। और ये कहा उस मंच पे ही उन्होंने कहा, जन समुदाय को वही संबोधित करने लगे, और हत्यारा मुख्यमंत्री उन्होंने उनको कह दिया, अर्जुन सिंह को। और उस समय डीजीपी से लेकर सारे आला पुलिस अधिकारी मौजूद थे, सारे के सारे लोग हक्का बक्का रह गए, नीचे से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। उसके बाद में फिर उस भूपत सिंह जादव को पकड़ा गया, उनकी बड़ी पिटाई की गई, और पुलिस पर लाठीचार्ज करना पड़ा। और लेकिन तो वो जो है वो उस दिन जो अखबारों में, बीबीसी पे भी जो समाचार प्रकाशित हुआ, अखबारों में भी जो खबर प्रकाशित हुई, उनमें अखबारों की सुर्खियों में कहीं समर्पण पीछे था, समर्पण तो दबा के छपा था। सुर्खियों ये थी कि डकैतों के समर्पण से जनता भड़की और लोगों ने जो पथराव किया, ये समर्पण था। और उसकी वो गूंज जो है बीबीसी पे जब खबर प्रकाशित हुई तो वो दिल्ली तक पहुंची। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, उनकी मां इंदिरा जी जिंदा थी, वो प्रधानमंत्री थी, और राजीव गांधी कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी थी। तो राजीव गांधी का एक संदेश भी पढ़ा गया था समर्पण के लिए शुभकामनाएं देते हुए, और राजीव गांधी ने वो संदेश दिया नहीं था। राजीव गांधी से हाँ कहलवा लिया था अर्जुन सिंह ने किसी तरीके से, और उनके स्टाफ से संदेश तैयार करा लिया था। तो वो राजीव गांधी को जब पता चला कि उसमें तो उल्टी बदनामी हो रही बजाय श्रेय मिलने के, तो राजीव गांधी बहुत भड़क गए थे और अर्जुन सिंह से बहुत नाराज हुए थे, और कहा जाता कि अर्जुन सिंह को उसमें माफी मांगनी पड़ी थी। खैर ये तो हुआ सरेंडर का। अब सरेंडर में जो शेखर कपूर ने जो बैंडिट टीम बनाई है, और जो उसमें जो चित्र दिखाया है उससे, और सरेंडर के समय जो फूलन देवी ने अपनी आप बीती बनाई, दोनों में बड़ी जो है वो कोई स्थितियों में बड़ा अंतर था। फ्रेंच उस समय पे माहौल ये था कि जो
यूरोप के जो देश थे, इंग्लैंड हो चाहे वो फ्रांस हो, ये सारे के सारे देश ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक भारत भी आजाद होने के बाद में एक सिविलाइज्ड देश के रूप में जल्दी डेवलप कर सकता अपने आप को। तो वहां पर नीरज सिंह चौधरी जैसे लोग सम्मानित होते थे, उपन्यासकार और लेखक, जो बहुत ही भारत का एक बहुत ही पिछड़े हुए देश के रूप में उसका चित्रण करते थे, गरीबी और भुखमरी के दिक्कत के शिकार देश के रूप में। उसमें सत्यजीत रे की पथेर पांचाली जैसी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इसीलिए मिलते थे क्योंकि वो भारत की एक सभ्य देश के रूप में उसके विकास की वो कल्पना नहीं कर सकते थे। तो वो नहीं, तो वो अब देखे तो उन्होंने फूलन देवी को भी पश्चिम में इसलिए महत्व दिया जा रहा था, इसलिए फ्रेंच टेलीविजन कंपनी ने उसके समर्पण के पहले फूलन देवी को लाइव शूट करने की इसीलिए के लिए बड़ा महंगी मोटी रकम दी थी पुलिस राजेंद्र चतुर्वेदी को, क्योंकि वो भी जो है वो भी उनको भी लगता था कि इसके माध्यम से हम चित्रित करेंगे कि हम लोगों के चले आने के बाद, अंग्रेजों के चले आने के बाद, भारत आजाद हो जाने के बाद भारत की स्थितियां क्या बन गई। वहां सिविल वॉर जैसी स्थितियां, वहां जातियों के बीच में गृह युद्ध चल रहा है, वहां पे ठाकुर और मल्लाओं के बीच में गृह युद्ध चल रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। फूलन देवी की देखिए, अगर ये बात होती कि अगर ठाकुर और मल्लाओं की जंग का कौन अगर फूलन देवी के समर्पण करने के पीछे या भैमई कांड करने के पीछे होता, तो फिर तो फूलन देवी को किसी ठाकुर पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन फूलन देवी ने समर्पण किया तो अर्जुन सिंह के सामने। फूलन देवी ने अपना परिवार जालों से सुरक्षित लाने के लिए जिस पे भरोसा किया, वो परिवार जो है उनका परिवार, उनको फूलन देवी को ये लगता था कि अगर हम मध्य प्रदेश में समर्पण करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो हमारे परिवार वालों को जो जालौन में उत्तर प्रदेश में रह रहा शेखपुर गुड़ागांव में उसको मार डालेगी। तो समर्पण के पहले राजेंद्र चतुर्वेदी से कहा था कि हमारे परिवार को सुरक्षित लाएं, तो फूलन देवी ने ही जो जिसको रिकमेंड किया था कि कौन सा पुलिस अफसर आप अपना भेजेंगे, तो वो भिंड के उस समय के टीआई थे मंगल सिंह चौहान, वो भी जालौन के रहने वाले ठाकुर ही थे। तो फूलन देवी ने उनका भरोसा किया। फूलन देवी को मनाने में जिसने उन्होंने भूमिका अदा की वो बादशाह सिंह थे, एक अनघोरा गांव है जालौन में, वहां के रहने वाले थे बादशाह सिंह भदौरिया। उन्होंने जो है उनके मनाने से फूलन देवी समर्पण के लिए रजामंद हुई थी, तो वो भी ठाकुर। तो अब अगर जंग चल रही होती, फूलन देवी ने समर्पण के बाद जब वो जेल की वैन में बैठ गई तो उन्होंने एक युवक का अपहरण किया था गोपालपुरा पुल के पास से, जो पहुज नदी का पुल है वहां के पास है। उस दिन वो अपहरण हुआ था। एक कुशवाहा ट्रांसपोर्ट कंपनी की नाम की बस सर्विस थी, भिंड से उरई के लिए बस चलती थी। तो उसके जो मालिक थे कुशवाहा जी, वो भी ठाकुर। तो उनके बेटे का उन्होंने फूलन देवी ने उस दिन अपहरण कर लिया। तो 1980 में जब कुछ ही देर पहले विजया राजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता, वो इंदिरा जी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में पर्चा भरने के लिए रायबरेली को रवाना हुई थी। उसी समय पे उसी रास्ते से वो निकली और उसके 5 मिनट बाद वो बस रोके और बस के मालिक के लड़के को उन्होंने अपहृत कर लिया। वो जो ठाकुरी था वो लड़का, तो वो लड़का उनको दिख गया फूलन देवी को, जिस समय वो समर्पण के बाद जब जेल की वैन में बैठ के जेल में जाने वाली थी और ये प्रतीक्षा की जा रही थी कि लोगों का कोलाहल शांत हो, गुस्साई भीड़ को थोड़ी देर शांत किया जाए तब उनको ले जाया जाए। तो उन्होंने उस लड़के को देखा। वो लड़का एकमात्र ऐसा लड़का था जिससे फूलन देवी ने कोई फिरौती नहीं वसूली थी, बल्कि उल्टे उसको 5,000 रुपए उल्टे दिए थे। वह इतनी प्रभावित हो गई थी और उसको छोड़ दिया था बिना फिरौती वसूल किए। उस लड़के को उन्होंने बुलाया और 1 घंटे तक उन्होंने वैन के अंदर उस लड़के से गुफ्तगू की। कहने का मतलब ये कि वो भी ठाकुर था। तो ठाकुर वर्सेस मल्लाह के बीच में जो जंग दिखाने की कोशिश जो पश्चिमी मीडिया कर रहा था, जो पश्चिमी समाज जो कर रहा था, और जिसमें शेखर कपूर जैसे भारतीय फिल्मकार भी जिसमें माध्यम बन गए थे, वो हकीकत से बिल्कुल अलग थी। वो तो फूलन देवी को प्रशिक्षित किया गया जेल के अंदर कि तुम्हें और ज्यादा शोहरत तब मिलेगी, तुम्हारी न्यूज तब और ज्यादा सनसनीखेज पैदा हुई, तुम्हारी कहानी की न्यूज वैल्यू
और तब और ज्यादा बढ़ेगी जब तुम ये बात कहो कि मेरे साथ में ठाकुरों ने इस तरीके से दुर्व्यवहार किया था और इसलिए मैंने वहां के ठाकुरों को मारा था। जबकि केवल ठाकुर नहीं मारे गए थे, 2-3 लोग अन्य जात के लोग भी मारे गए थे। कुछ गोलियां एक मुस्लिम को भी लगी थी, लेकिन उनको फूलन देवी को टेंट किया गया। तो फूलन देवी ने समझा कि, और इसी वजह से उनको बाद में सहानुभूति मिली, जिसको केस कराया मुलायम सिंह ने, और वो राजनीति में आ पाई। तो ये भी एक सबका ये भी कारण था। लेकिन अगर फूलन देवी का ठाकुरों से इतना झगड़ा होता, इतना फूलन देवी को ठाकुरों से दुराग्रह होता, तो एक ठाकुर मुख्यमंत्री के सामने वो सरेंडर क्यों करती? वो ठाकुर मुख्यमंत्री पे भरोसा कैसा करती, कैसे क्यों करती? और आखिरी समय जब फूलन देवी की हत्या हुई और वो हत्या करने वाले ने और ज्यादा इसको पुष्ट करने का काम किया, जबकि वहां उसकी कोई संवेदना नहीं जुड़ी हुई थी, क्योंकि उत्तराखंड के ठाकुरों की और जो ये चंबल पचनराज ठाकुरों के बीच में कोई जुड़ाव नहीं है। तो वो कोई संवेदना है, वो केवल शौहरत का एक भूखा था, वो चर्चित होना चाहता था, इसलिए उसने फूलन देवी की हत्या की। लेकिन वो इस बात को पुष्ट कर गया कि नहीं, ठाकुरों और उनका बीच में कोई जंग था, मल्लाहों के बीच में। जबकि फूलन देवी की तो आखिरी में भाषा बदल चुकी थी, वो उस प्रसंग का जिक्र ही नहीं करती थी। वो अपने डकैत होने के पीछे अपने ही परिवार के लोगों को जिम्मेदार ठहराती थी। आज भी उनकी माँ जो है बहुत वो जिम्मेदार ठहराती, और बेमई की तथाकथित घटना को वो कोई तूल नहीं देती थी, उसकी कोई वो बहुत ज्यादा वो चर्चा नहीं करती थी। तो मतलब ये था। तो ये फूलन देवी के साथ में, फूलन देवी से जुड़े हुए बहुत सारे जो अछूते तथ्य हैं, आज ये प्रकाश में नहीं आएंगे, क्योंकि फूलन देवी की घटना जिस रूप में चर्चित हो गई है, लोगों को उस रूप से ही मोह हो गया। तो अब उस मोह से लोग वरना नहीं चाहते उस घटना को, वो जो फूलन देवी की का जो के साथ जो हादसे बताए गए, उसको वो उससे मतलब अब यकीन नहीं करना चाहते कि नहीं, वो उस ढंग से वो घटनाएं नहीं हुई थी। उन घटनाओं का स्वरूप दूसरा था। और फूलन देवी का समर्पण बिना वांटेड न होते हुए भी मध्य प्रदेश में कराया गया, ये कितनी बड़ी सरकार की गलती थी, और किस ढंग से मध्य प्रदेश की उस समय की सरकार ने एक अपराधों को प्रोत्साहित करने का में भागीदार होने का काम किया था। ये सच्चाई आज सामने आज आने से रही। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बातें, कुछ ये अछूती जो तथ्य हैं, वो आपके सामने उजागर किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये रुचिकर लगेंगे, आपको दिलचस्प लगेंगे। ये फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।